पॉलिटी, ठीक है, संविधान। संविधान के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ये भी आपका पता है पेट में आपका 5 अंकों का ये आता है दोस्तों। और इसमें क्या क्या टॉपिक है, आपने अगर सिलेबस नहीं देखा होगा तो जरूर देख लीजिएगा। इसमें दोस्तों आपका जो टॉपिक है वो है संविधान की प्रमुख विशेषताएं, क्या विशेषता है। दूसरा है मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं इसमें, और लिख देती हूं मैं, चलिए ऐसा है। देखिए एक तो क्या है इसकी विशेषताएं, संविधान की क्या विशेषता है भारतीय संविधान की, वो है हमारे इसमें कोर्स में। और आपके हैं फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार, ठीक है, और मौलिक कर्तव्य भी हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज भी आपका कोर्स में है, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। और आपका क्या है दोस्तों, और आपका है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये भी है। और क्या है दोस्तों, और आपका सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यानी कि आपका क्या है न्यायपालिका। और आपका क्या है कोर्स में, न्यायपालिका है। और क्या है दोस्तों, संसदीय प्रणाली भी है आपकी, संसदीय प्रणाली भी है आपकी, ठीक है। और भी आपके इंपॉर्टेंट 1-2 पॉइंट्स होंगे, मुझे भी हो सकता है भूल रहा हो, याद ना आ रहा हो, जैसे कि आपका जिला प्रशासन है, पंचायत है, ये सब भी है आपके कोर्स में, पंचायत, ये सब है, ये इतने आपका कोर्स में है, ठीक है चीजें। तो हम पहले किसको पढ़ रहे हैं दोस्तों, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपनी पॉलिटी को। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, पॉलिटी का इंट्रोडक्शन। जैसे कि आपको पता है, क्या पता है आपको बताइए, कुछ पता होगा आपको। देखिए हर जो संविधान बनता है, जैसे आपको पता है दुनिया का, पूरी दुनिया का जो प्रथम लिखित संविधान था वो कौन सा था, अमेरिका का लिखित संविधान, पहला अमेरिका का था। सबसे बड़ा, पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, हमारे भारत का, ठीक है। तो संविधान जब बनाया गया, आपको मैंने पिछली उसमें हिस्ट्री में बताया भी था, संविधान सभा का प्रस्ताव आया था, क्रिप्स मिशन के बाद कैबिनेट मिशन में संविधान सभा का प्रस्ताव आया। तो पहले तो ये जानिए कि संविधान सभा में जो लोग थे, जो मेंबर थे, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई कि भाई आपको संविधान बनाना है, वो लोग कैसे चुने गए। तो संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के सदस्य वो कैसे चुने गए दोस्तों, अनुपात में हिसाब से। कैसे चुने गए, अनुपात के हिसाब से। संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए, अनुपात के हिसाब से। प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि था, प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया, ठीक। 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया। और जो ये चुनाव होते थे ना, वो डायरेक्ट नहीं थे, इनडायरेक्ट चुनाव थे, ठीक है। निर्वाचन जो इन लोगों का हुआ वो डायरेक्टली नहीं हुआ कि डायरेक्टली चुना गया, इनडायरेक्टली चुना गया, ठीक है। जैसे आप समझ लीजिए राष्ट्रपति वगैरह को हम लोग डायरेक्टली नहीं चुनते हैं, वैसे ही ये डायरेक्ट नहीं चुनाव हुआ, इनडायरेक्ट चुनाव हुआ, ठीक है। और इससे क्या हुआ, 10 लाख जनसंख्या पे एक एक प्रतिनिधि को संविधान सभा में सम्मिलित किया गया। संविधान सभा का जो मेन दर्शन बोलते हैं, एक तरह से मेन सब्जेक्ट जहां से आया, वो कहां से आया दोस्तों, वो आया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव। जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव जारी किया। क्या जारी किया, उद्देश्य प्रस्ताव। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ये इन्होंने प्रस्तुत किया था दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव एक जारी किया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, 13 दिसंबर 1946 को। और इसको स्वीकार कब कर लिया गया, इसको स्वीकार कर लिया गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान के द्वारा इस उद्देशिका, इसको क्या बोलेंगे, उद्देशिका को, या फिर जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं प्रिएम्बल, इसे क्या किया गया, संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, उद्देशिका या फिर प्रिएम्बल को कब स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा, 22 जनवरी 1947 को। और आपको पता है जो प्रिएम्बल या उद्देशिका थी, ये संविधान का मेन आधार बनी, ठीक है। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने जारी किया था, यही बाद में संविधान, आपके संविधान का मेन आधार बनी। इसको ही उद्देशिका या प्रिएम्बल को बोलते हैं संविधान की आत्मा। अगर आपसे पूछा जाए कि
कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो सीधे आप आंसर मारोगे प्रिएम्बल या फिर उद्देशिका को। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, प्रिएम्बल या फिर उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। एक प्रश्न और यहीं से आता है, कई बार ये पूछा जाता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने किस चीज को संविधान की आत्मा कहा है। उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अभी आपको मैं पढ़ाऊंगी आगे फंडामेंटल राइट्स में, भीमराव अम्बेडकर ने उसको संविधान की आत्मा कहा था। तो अगर प्रश्न में ये मेंशन हो कि संविधान की आत्मा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किसको कहा गया, तब आप बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को। लेकिन अगर पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, सीधे आप उद्देशिका या प्रिएम्बल को आंसर मार दोगे। ठीक है, प्रिएम्बल में या उद्देशिका में दोस्तों आज तक सिर्फ और सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिर्फ और सिर्फ एक बार हुआ है। संविधान इसमें उद्देशिका में संशोधन कब हुआ है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपका 1976 में जो हुआ है, वही पहली और आखिरी बार आपका उद्देशिका में क्या हुआ है, चेंज हुआ है। पहली बार ही वही आपका पहली और आखिरी बार संशोधन हुआ है। इससे क्या हुआ है दोस्तों, इससे 3 शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द उद्देशिका में जोड़े गए। देखिए समझ में आ रही है बात ना, उद्देशिका में आज तक एक ही बार खाली संविधान में संशोधन, उद्देशिका में संशोधन हुआ है। कौन से में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 या फिर 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके द्वारा क्या हुआ, आपकी उद्देशिका में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। क्या क्या शब्द थे वो आपके थे, समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अखंडता, ये 3 शब्द आपके प्रिएम्बल में जोड़े गए थे। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द आपके प्रिएम्बल में इसके द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। उद्देशिका समझ में आ गई, क्योंकि उद्देशिका के इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बस क्या प्रश्न आता है, आपको उद्देशिका दी होगी और पूछा गया होगा इसमें से कौन सा शब्द जोड़ा गया है या कौन सा शब्द पहले से था। तो आप देख लीजिए, 3 ये रट लीजिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए। इसके अलावा जो भी चीजें होंगी वो सब पहले से रही होंगी। और कब जोड़ा गया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उद्देशिका में परिवर्तन हुआ था। उद्देशिका क्या है, आपकी संविधान की आत्मा है। और ये कब आपको, कब संविधान सभा द्वारा अपनाई गई थी, तो ये अपनाई गई थी 22 जनवरी 1947 को। और इसको प्रस्तुत किसने किया था, इसका मेन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। इतनी बातें क्लियर हो गई आप लोगों को। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं अब। ठीक है, संविधान सभा में इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। संविधान है बहुत इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन भी जो है ना वो रिपीटेड ही आते हैं। देखिए एक चीज और समझ लीजिए, आप लोग में से बहुत लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, बस इतना पढ़ लें उतना पढ़ लें, ऐसे पूरे टाइम करते रहते हैं। देखिए हर एग्जाम का एक लेवल होता है। ठीक है, आप तैयारी किस एग्जाम में कर रहे हैं उसी हिसाब से आपको सिलेबस ही पढ़ना चाहिए। जैसे अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको कहूंगी नहीं आप कोई चीज छोड़ के जाइए, क्योंकि यूपीएससी में आपको पता है बहुत वास्ट चीजें और कुछ भी आ सकता है, वहां नहीं छोड़ना होता है। ऐसे ही आप अभी ग्रुप बी की कोई तैयारी कर रहे हो तो भी मैं आपको कहूंगी कि आपको इतनी ढेर सारी चीजें पढ़नी है। लेकिन जब पेट का एग्जाम है या फिर आपका लेखपाल का एग्जाम है, इन सब का लिमिटेड जब कोर्स है तो आपको लिमिटेड ही पढ़ाई करनी चाहिए। रिसोर्सेज अपने थोड़ी लिमिटेड रखिए। आप लोग क्या करते हो, यहां से भी पढ़ लेते हो, वहां से भी पढ़ लेते हो, हर जगह से पढ़ के फिर एग्जाम में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन नहीं करनी है हमें क्या करना है, जो पढ़ के जाना है एकदम अच्छा पढ़ के जाना और उसे जाके वहां पे अच्छे से करके आना है। ये दिमाग में रखिए हमेशा। ठीक है, तो हमें बस उतनी चीजें पढ़नी जितनी एग्जाम में आनी, उससे ज्यादा हमें अब पढ़ाने को तो पॉलिटी में यहां से नहीं पढ़ाना था, पढ़ाना शुरुआत से था, लेकिन मुझे पता है वो आपके एग्जाम में नहीं आएगी। तो एग्जाम में जब नहीं आएगी तो टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं अब संविधान की उद्देशिका खत्म हो गई है। हम लोग अब देख लेते हैं कि संविधान सभा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, संविधान को कब स्वीकृत किया गया। जो आपका ये संविधान बनाया गया संविधान सभा द्वारा, इसको कब स्वीकृत किया गया। पहले तो जान जाइए, मैंने आपको उसमें बताया था वैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट वाले उसमें चैप्टर में भी, कि जो सबसे प्रथम बैठक हुई संविधान सभा की वो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। ठीक, इसमें अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ये क्या थे, ये आपके प्रथम अध्यक्ष थे, लेकिन ये सिर्फ 2 दिन के लिए थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद आपकी जो बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, तब संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, वो थे डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपकी दूसरी जब बैठक हुई थी और ये आपके परमानेंट अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सिंपल ये पूछा जाए कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप सच्चिदानंद सिन्हा पूछ दीजिएगा। लेकिन अगर पूछा जाए प्रथम स्थायी आपके अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई तब इन्होंने अध्यक्षता ली और तब से परमानेंट रहे। संविधान सभा को दोस्तों बनाने में जो कुल समय लगा, बहुत ज्यादा मीटिंग्स हुई, कितना टाइम लगा, 2 साल 11 माह 18 दिन। देख रहे हैं, 2 साल 11 माह 18 दिन लगा संविधान सभा को बैठने के बाद संविधान पूरा वाइंड अप करने में। ठीक है, संविधान को पता अपने देश का सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान है, तो उसमें क्या हुआ, 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। ठीक है, उसके बाद संविधान सभा को दोस्तों देखिए 1946 पहली बैठक हुई थी, संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत कर लिया गया, अंगीकृत कर लिया गया, स्वीकृत या फिर बोलेंगे अंगीकृत कर लिया गया। कब किया गया दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को कर लिया गया। अब लेकिन लागू पूछा था, कई बार देखिए 2 प्रश्न आते हैं, ध्यान से सुनिएगा एकदम। अगर पूछा जाए संविधान को किस दिन स्वीकृत या अंगीकृत किया गया, तो आप बताएंगे 26 नवंबर 1949 को। पूछा जाए किस दिन से संविधान आपका लागू हुआ, तो लागू कब से हुआ दोस्तों, 26 जनवरी 1950 से संविधान क्या हुआ, लागू हुआ। कब से लागू हुआ संविधान आपका, 26 जनवरी 1950 से ये लागू किया गया। अब ये क्यों हुआ बताइए जरा थोड़ा सा। मैंने आपको हिस्ट्री में बताया था, एक आपकी लाहौर अधिवेशन, मैं बताया था ना कांग्रेस के अधिवेशन हर साल होते थे, तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और उस दिन क्या हुआ था, 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता आपका दिवस, पूर्ण स्वराज दिवस मनाने के लिए बोला गया था। 1929 में आपका जो 1929 था लाहौर अधिवेशन था, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया था और बोला गया था 26 जनवरी 1930 को क्या होगा, पूर्ण स्वराज पारित किया जाएगा। इसी डेट को इंपॉर्टेंस देने के लिए हमारा संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तभी से आप लोग 26 जनवरी को क्या मनाते हो, रिपब्लिक डे मनाते हो। ठीक है, तो संविधान सभा लागू कब हुई, 26 जनवरी 1950 से। 2 चीजें और यहीं से देख लीजिए आप, मैंने आपको बता दिया कि उद्देशिका जो थी वो कब ली गई थी अंतर्गत, कब उसको अपनाया गया था, 22 जनवरी 1947 है ना, 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। इसको रब कर दूं 4 चीजें डेट जो है। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, इन सबसे प्रश्न बनता है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पढ़ते होंगे ना, ये सारे प्रश्नों वाले क्वेश्चन हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके बाद देख लीजिए, बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों कि संविधान सभा आपने कर ली, मैंने 2-3 डेट और बताई हैं। एक आपकी डेट है 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947। इस दिन क्या हुआ दोस्तों, इस दिन राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा को पूछा जाए कब अपनाया गया, तो इसको अपनाया गया दोस्तों 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ऐसे ही डेट है 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को क्या अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 को क्या अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा लागू की गई। 24 जनवरी 1950 में क्या अपनाया गया, एक तो आपका राष्ट्रीय गान यानी कि जन गण मन जो आप गाते हैं वो, और दूसरा आपका राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम। ये 2 चीज कब अपनाई गई, 24 जनवरी 1950। ये प्रश्न आपका पीसीएस में और आरओ में दोनों में आ चुका है, पूछा गया उसमें राष्ट्रीय ध्वज या तिरंगे को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947। वहां 3 ऑप्शन थे, 22 जुलाई 1947, 22 जनवरी 1947 और 24 जनवरी 1950। तो आपको कौन सा बताएंगे, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत अपनाए गए, 22 जनवरी 1947 को क्या अपनाया गया, उस दिन आपका उद्देशिका को अपनाया गया यानी कि प्रियम्बल को अपनाया गया। ठीक है, ये दोनों डेट्स भी इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने आपको ये भी बता दी। ठीक, अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि संविधान सभा में कुछ लोगों के नाम इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि संविधान सभा के जो सलाहकार थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, संवैधानिक सलाहकार, वो कौन थे,
संवैधानिक सलाहकार जो थे वो कौन थे दोस्तों? BN राव। कौन थे? संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार या फिर संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? BN राव। ये प्रश्न बहुत बार आया। अगर आप लोग घटना चक्र वगैरह या कोई भी इंपॉर्टेंट बुक पढ़ते हैं ना, इनका नाम आए ना हो ही नहीं सकता। प्रश्न कम से कम 3 से 4 बार रिपीट होता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो आप बताएंगे BN राव थे। उसके बाद एक कमेटी थी, उसका नाम था प्रारूप कमेटी। प्रारूप कमेटी या फिर समिति, हिंदी में समिति बोलते हैं, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी। कौन सी कमेटी? ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर। ड्राफ्ट से समझ में आ रहा होगा कि आपको मेन काम जो संविधान को बनाने का था वो किसके ऊपर था? वो था डॉक्टर BR अम्बेडकर था। ये प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। देखिए कमेटी बहुत ढेर सारी बनी थी, ऐसा नहीं सिर्फ इतनी कमेटी बनी थी। अल्पसंख्यक कमेटी बनी थी, आपकी संघ समिति बनी थी। संघ समिति में कौन था? संघ समिति में जवाहरलाल नेहरू थे। ऐसे ही आपकी प्रारूप समिति में डॉक्टर BR अम्बेडकर मेन अध्यक्ष थे और इनके साथ 7 अन्य सदस्य थे। जैसे कौन कौन थे? कृष्णाधि स्वामी अय्यर आपके थे, के मुंशी थे और भी ढेर सारे लोग थे। तो देखिए यहाँ पे हम इन लोगों के नाम आपको नहीं लिखा रहे हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको सब टेलीग्राम पे दूंगी, ठीक है। आज के आज आपको, अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। मैं जो चीज़ें आपको यहाँ समझा रही हूँ वो समझ लीजिए, और जो चीज़ें आपको नोट्स बोल रही PDF में दूंगी वो PDF में तुरंत मिल जाएगा, ठीक। समझ लीजिए कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, बस वो समझिए। संविधान सभा देखिए बनाने के लिए इतनी आसान बात नहीं थी। जब इतनी ढेर सारी मीटिंग मैंने बताई आपको, 2 साल 11 माह 18 दिन लगे, तो उसमें क्या हुआ? संवैधानिक सलाहकार BN राव थे और ढेर सारी समितियां बनी थी। मेन समिति जो आपकी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। उनके साथ 7 अन्य सदस्य थे, उन लोगों के मैं आपको नाम दे दूंगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ऐसी ही और भी ढेर सारी समितियां थी, तो उन सारी समितियों के नाम आपको आज PDF में टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, सारी समितियों के नाम, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बैठ के सारी समितियों के नाम नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि सारी समितियां थी, अल्पसंख्यक समिति, तदर्थ समितियों की समिति थी, मैं वो सब आपको वहां पे दे रही हूँ टेलीग्राम पे। आप उससे सिर्फ पढ़ लीजिए, क्योंकि उसको सिर्फ पढ़ना ही है, कौन समिति का कौन अध्यक्ष था आपको ये पता होना चाहिए, बस, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे जो है हमारे पास वो है, अब हमें पता करना है कि आर्टिकल नहीं, कि किस देश से क्या लिया गया। आपको पता है अपने देश का संविधान इतना बड़ा है कि वो किसी ना किसी देश से कुछ ना कुछ उसने लिया है। हम अब बात करेंगे किस देश से क्या लिया गया है। ये देख लीजिए, लिख लिया आप लोगों ने है। अब हम लोग, मैंने बता दिया आपको ना, मैं ये सारी समितियों के अध्यक्षों के नाम आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, और क्या टेलीग्राम पे दूंगी वो सब मैं बताऊंगी आपको। अलग अलग देशों से देखिए संविधान में हमने अलग अलग चीजें ली। जैसे हमने अमेरिका से क्या लिया दोस्तों? अमेरिका से हमने न्यायिक पुनर्विलोकन, यानी कि जिसे हम बोलते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन, यानी कि जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू जो चीज आई है ना, वो कहां से आई है? वो आई है आपकी USA से, अमेरिका से। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज ली गई USA से? USA से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि आपके जो मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उनका दिमाग कहां से आया? उनका कॉन्सेप्ट अमेरिका से आया। फिर ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटेन से हमने क्या लिया? ब्रिटेन से हमने क्या लिया दोस्तों? ब्रिटेन से क्या लिया है? ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली ली, संसदीय प्रणाली ली। और क्या लिया हमने? एकल नागरिकता, जो हम लोग सुनते हैं ना, सिंगल सिटीजनशिप, वो यही है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता वो कहां से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची। क्या लिया गया? समवर्ती सूची, ठीक। जापान से क्या लिया गया? जापान से लिया गया आपातकालीन आपके जो बंद हैं, यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन, जिसे बोलते हो आप आपातकालीन उपबंध। वो कहां से लिए गए? वो जापान से लिए गए आपातकालीन उपबंध। देखिए यहां मैं आपको सिर्फ बेसिक समझा रही हूं,
इसका पूरा, इसका भी, क्योंकि इसमें भी कई चीज़ें ऐसे एक ही देश से कई चीज़ें ली गई हैं। मैं सिर्फ वो चीज़ें यहाँ बता रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको जितनी भी चीज़ें ली गई वो पूरा आपको नोट्स पीडीएफ से टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लेकिन देखिए टेलीग्राम से तभी आपको फायदा होगा जब आप वीडियो पढ़ लेंगे, वीडियो पढ़ के आप समझ लेंगे, फिर टेलीग्राम पे पीडीएफ देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। क्योंकि मैं ये सब चीज़ें वहाँ नहीं दूंगी, वहाँ सिर्फ जो बता रही है, जैसे मैंने आपको बताया जितनी समितियाँ हैं वो सब दे दूंगी मैं आपको। ये जितने देशों से जो चीज़ें ली गई वो भी मैं वहाँ दे दूंगी। क्योंकि अमेरिका से ये लिया गया, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली एक नागरिकता ली गई, ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची ली गई, जापान से इमरजेंसी प्रोविजन और आपातकालीन उपबंध लिए गए। और क्या लिया गया दोस्तों? वो लिया गया डीपीएसपी। डीपीएसपी कहां से लिया गया? डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड से। आयरलैंड से क्या लिया गया दोस्तों? डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये कहां से लिए गए? ये आपके आयरलैंड से लिए गए। ठीक, आयरलैंड से लिए गए राज्य के निदेशक तत्व। और क्या लिया गया? फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य जो आपके हैं वो यूएसएसआर यानी कि रशिया से लिए गए। इधर लिख दे रही हूं, रशिया से क्या लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य वो आपके कहां से लिए गए? रशिया से लिए गए। अब में देखिए इसमें भी अभी कई चीज़ें रह जा रही हैं और कई देशों से कई चीज़ें ली गई, जैसे कि उससे वो क्या कहते हैं राज्यसभा के निर्वाचन का अधिकार उससे लिया गया साउथ अफ्रीका, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आप करते हो, संविधान संशोधन मैंने बताया अभी आपको हो रहा है, संविधान संशोधन बताया ना, उद्देशिका में संविधान संशोधन करके कोई चीज जोड़ सकते हैं। वो संविधान संशोधन का जो विचार था वो वहां से लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। ऐसी कई चीजें वो आपको मैं प्रॉपर इसका भी पीडीएफ दे दूंगी। ठीक है, समझाना था कि अपना जो संविधान बना है वो कई देशों के आइडियाज पे बेस्ड है। कई देशों से हमने आइडियाज लिया, फिर अपने देश में जो हमें सही लगा वो हमने इंप्लीमेंट किया और अपने देश का संविधान सबसे अच्छा है। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि देखिए दो सरकारें बनी थी, मैंने आपको वहां भी बताया था हिस्ट्री में भी और अभी भी। एक 1946 में अंतरिम सरकार बनी थी और एक आपकी आज़ादी के बाद सरकार बनी थी, स्वाधीनता संग्राम के बाद जो हमारी बनी थी। तो उन सब में क्या था? उन सब में वैसे अभी आजकल मंत्रालय मिलते हैं, ऐसे उस समय मंत्रालय मिले। जैसे गृह मंत्रालय दिया गया था अंतरिम सरकार में भी किसको? वल्लभ भाई पटेल को। और फाइनल जो आपकी सरकार थी वहां भी किसको दिया गया? वल्लभ भाई पटेल को। ऐसे ही अगर आप बात करें वित्त मंत्रालय की, तो वित्त मंत्रालय लियाकत अली को दिया गया था अंतरिम सरकार में, लेकिन फाइनल में किसको दिया गया? षणमुखम चेट्टी को दिया गया। तो ये चीजें भी देखिए फैक्ट्स बेस्ड है, इसको मैं आपको पीडीएफ वहां टेलीग्राम में दे दूंगी, इसको समझाना कुछ नहीं है, बस समझ लीजिए कि एक अंतरिम सरकार के मंत्रालय थे, अंतरिम सरकार के लोग थे, और एक स्वाधीनता के बाद जो बने वो लोग थे। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते सीधे आके दोस्तों, इस संविधान में कितने भाग हैं, कितने आर्टिकल हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। आपने जरूर सुना होगा अब तक, ये समझ में आ गया ना, देशों से, अलग अलग देशों से लिया गया। इसका भी मैं पीडीएफ तुरंत अभी दे दूंगी आपको। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों इसके बाद किस चीज की, कि कितने आर्टिकल हैं, कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। तो कितनी है देखते हैं जरा। 395 आर्टिकल थे। कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल थे। अनुच्छेद जिसे आप बोलते हैं हिंदी में, वो 395 थे। 22 भाग थे, 22 भाग थे। ठीक है, और इसको अनुच्छेद बोलते हैं, अनुच्छेद। ठीक है, उसके बाद 8 अनुसूचियां थी या फिर शेड्यूल्स थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। ये ओरिजिनल, अगर आपसे ओरिजिनल पूछा जाए संविधान जब बन गया तो कितने आर्टिकल कितने होते? तो 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे। प्रेजेंटली अगर पूछा जाए तो अभी तो आपको पता है कि रोज ही कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके कुछ ना कुछ तो ऐड हो ही जाता है, लेकिन अभी भी ओरिजिनली अभी भी कितने आर्टिकल ही हैं? 395 ही हैं। बस इसमें क्या है, जैसे आपको पता है आर्टिकल 1 में ए, आर्टिकल 1 का बी, 1 का 1A ऐसे कर दिया गया। इसकी वजह से आर्टिकल की संख्या आपकी बढ़ गई है। भाग जो है वो अभी भी 22 ही हैं और क्या बढ़ा है? खाली 12 सूचियां। अनुसूचियां जो हैं आपकी वो अब 12 हो गई हैं। तो आपसे पूछा जाए ओरिजिनली कितनी अनुसूचियां थी, तो आप बताओगे ओरिजिनली 8 अनुसूचियां थी। प्रेजेंटली कितनी है? तो इस समय 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, भाग पहले भी 22 था, अभी भी 22 है। आर्टिकल भी आपके बढ़ गए हैं, अब 395 थे, अब तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अभी हम आर्टिकल की संख्या नहीं काउंट कर सकते हैं। ठीक है, कितनी है।
ज़्यादा ही है वो। बस समझ में आ गया आपको, ये मेन चीज़ थी कि संविधान सभा में कितने आर्टिकल, कितने भाग और कितने थे। तो हम लोग पहला पार्ट देख लेते हैं कि पहला पार्ट क्या था। 2 पार्ट देख लेते, छोटे छोटे से हैं। पहला है आपका पार्ट 1। ये क्या था दोस्तों? आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक पार्ट 1 है, भाग 1। इसमें क्या है? इसमें आपका है संघ और राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र का मतलब क्या है? अगर आपको किसी भी राज्य के एरिया में परिवर्तन करना है, नाम में परिवर्तन करना है, उसकी सीमा में परिवर्तन करना है, वो सब किस में होगा? इन्हीं आर्टिकल्स के थ्रू, आर्टिकल 1 to 4 के थ्रू। ठीक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र से आप कंफ्यूज ना होइएगा, यूनियन टेरिटरी बता दीजिए। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये क्या है आपका? ये आपका पहला भाग है। पहला भाग आर्टिकल 1 to 4 संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। ठीक है, बस समझ में आ रहा है बात। अब क्या है, कोई भी सीमा में परिवर्तन करना हो किसी राज्य की, कुछ आपको क्या कहते हैं उसका नाम बदलना हो, कोई भी चीज़ करनी होगी, अगर क्षेत्र से रिलेटेड कुछ भी करना है तो आपको क्या करना है? 2 सीमाओं को जोड़ना है, आपस में मर्ज कर देना, वो सब किस में आएगा? आर्टिकल 1 to 4 पार्ट 1 भाग 1 में। पार्ट 2 में क्या है दोस्तों? यानी कि भाग 2 में क्या है? आर्टिकल 5 to 11। ये क्या है आपका? नागरिकता, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप से संबंधित जो प्रावधान है कि सिंगल सिटीजनशिप होनी चाहिए, किसको नागरिकता कितने साल तक भारत में रहे तो तब मिल जाएगी, वो सब चीजें किस में आती हैं आपकी? पार्ट 2 भाग 2 आर्टिकल 5 से 11। पार्ट 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है आपका दोस्तों? यानी कि भाग 3 आर्टिकल इसमें 12 से 35 है। ये आपके हैं मौलिक अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। ठीक, ये आपके क्या है? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। बहुत ज़रूरी, सबसे ज़रूरी है ये। इनको हम लोग कल पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तब तक आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि संविधान सभा कैसे बनी, संविधान में क्या क्या चीज़ें थी। जो चीज़ें आपको मैंने PDF में बोला, जैसे कि आपको अंतरिम सरकार के लोगों के नाम वो दे दूंगी, समितियों के नाम वो दे दूंगी, और किस देश से क्या लिया गया वो 3 चीज़ मैं आपको अभी PDF में दे दूंगी। लेकिन उसके पहले आपको ये चीज़ पढ़ लेनी है जिससे कि आपको वो समझ में आए कि वो दिया क्या गया है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद पार्ट 3 कल से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो बस आज़ादी का अमृत महोत्सव आप सब मनाइए। त्योहार काफ़ी आ रहे हैं इस समय, राखी भी आप लोगों की आने वाली है, सबको सेलिब्रेट करिए, लेकिन साथ ही साथ पढ़ाई ज़रूर करती चलिए। अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।